ठीक है, शेयर स्ट्रेस में क्या होता है पता है फिर, तो मैंने आपको बता रहा था कि इसको आप बहुत सारी एज्यूम करें कि यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना, और आपने टॉप पे फोर्स अप्लाई किया, तो आप टॉप पे फोर्स अप्लाई करोगे तो ये लेयर आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब लेयर आगे शिफ्ट होगी तो बेसिकली लेयर्स किस चीज़ की बनी है, लेयर्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बनी हुई हैं। तो नीचे की लेयर में और ऊपर की लेयर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में आपस में एक फोर्स होगा, ठीक है। चलो ये एक लेयर हो गई ऊपर की, एक लेयर नीचे की हो गई, ठीक है। इसमें ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब इसको आगे डिस्टर्ब करोगे तो ये मॉलिक्यूल पहले यहाँ पे था, फिर आगे चला गया, थोड़ा आगे चला गया, तो ऐसे ऐसे ये शिफ्टिंग हो जाएगी हल्की सी। तो आपको पता है इनके बीच में स्प्रिंग्स लगी होती हैं ऐसे, है ना, मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्प्रिंग की तरह होती हैं। तो इस पर ऐसे फोर्स आएगा, 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 और इन सबका जो कॉम्पोनेंट ये वाला होगा ना, ये सरफेस को दोबारा पीछे फेंक देगा। समझे आप? इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पे फोर्स डेवलप होता है, एक ये पूरा एरिया हो गया, समझे, एक पूरा एरिया हो गया ऊपर, एक एरिया नीचे हो गया। तो ये जो एरिया है दोनों, इसको आपने आगे शिफ्ट किया, तो जब इसको आगे शिफ्ट करोगे तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के पीछे ऐसे खींच लेंगे। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो व्हाट इज शेयर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस? भाई शेयर स्ट्रेस होती है, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स जो आपने इसके टॉप पे लगा रखा है अपॉन जो पूरा उसका एरिया होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। समझ गए आप? तो जो लेयर्स के बीच में फोर्स होता है, एक लेयर आगे गई तो नीचे के लिए उसको वापस खींच लेगी। तो ये जो यहाँ पे फोर्स डेवलप हो रहा है, दिस इज अलोंग द टेंजेंट, समझे ना। जो इस लेयर पे फोर्स आएगा ना, मतलब जो ये नीचे की लेयर होगी, टॉप वाले को उधर फोर्स लगाएगी, फोर्स पीछे आएगा, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स आता है। तो यहां भी क्या होता है और कितना होगा एग्जैक्टली पता है? जितना आपने टॉप सरफेस पे लगा रखा है ना फोर्स, जितना आपने टॉप सरफेस पे फोर्स लगाया, तो टॉप सरफेस हल्का सा आगे चला गया, तो जो नीचे से फोर्स आएगा एग्जैक्टली बराबर होगा। समझे? तो जब भी कभी शेयर स्ट्रेस लिखनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि यार मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया। मेरा फोर्स एफ है, तो भाई मुझे पता है अगर मेरा फोर्स एफ है तो बॉडी हल्का सा आगे जाएगी और नीचे की लेयर से भी इस पे एफ फोर्स आ जाएगा, पता है, पीछे की तरफ, इन द बैकवर्ड एक्शन इस पूरी लेयर पे आएगा फोर्स। ये समझे ना, मेरा फोर्स तो जब मैंने एक पॉइंट पे अप्लाई किया होगा ऐसे, लेकिन जो फोर्स डेवलप होगा वो पूरे एरिया पे डेवलप होगा अंदर ऐसे, इन द बैकवर्ड एक्शन। तो ये फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेस। ठीक है। तो तीन तरह के बेसिकली हमें डिफॉर्मेशन पढ़ने हैं यहाँ पे। एक इन टर्म्स ऑफ लेंथ, जब हम किसी को खींचेंगे तो हमारा लेंथ में डिफॉर्मेशन आएगा, जिसके लिए हमने पढ़ा था कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा, अगर मैं किसी लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई कर दूंगा तो वहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस डेवलप हो गया जिसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। और तीसरा इस तरह का डिफॉर्मेशन कि जहां पे बॉडी को मैं फिक्स कर दूं, ऐसे फोर्स अप्लाई कर दूं तो बॉडी हल्का सा उसकी लेयर शिफ्ट हो जाती है। तीन तरह के हमें बेसिकली डिफॉर्मेशन पढ़ने हैं। तो तीन तरह की यहाँ पे स्ट्रेस हो गई। ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन भी तीन तरह की होती है भाई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। देन वी हैव वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर ले जाते हैं या उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम हल्का सा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ये बाहर का पहले पूरा वॉल्यूम था, हल्का सा श्रिंक कर गया, एंड दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी। दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी। ये वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया। और स्ट्रेन जो होती है हमेशा वो पहले के रिस्पेक्ट में होती है कि पहले कितना उसका वॉल्यूम था और उसमें कितना उसमें डिफॉर्मेशन आया। तो जो हमारी वॉल्यूम स्ट्रेन होती है, वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है। तो प्रेशर अप्लाई करने पे
हर बॉडी का वॉल्यूम चेंज करता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल तो हमने देख ही ली थी, क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, एंड देन वी हैव shear strain, देन वी हैव shear strain। देखिए shear strain क्या होती है, वही कि आपने किसी बॉडी को रख दिया और उसको आपने नीचे से फिक्स कर दिया, टॉप पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया। जब टॉप पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, तो ये पॉइंट है, ये शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा और ये पॉइंट शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा, डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। डॉटेड लाइन से बना देता हूँ मैं, दिस डिफॉर्मेशन, ये ऐसे हो गया, ये पॉइंट आगे चला गया, ठीक है, एंड दिस इज डिफॉर्मेशन। अब बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह से लिखा होता है, ठीक है। किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होता है कि दिस शिफ्ट इन पोजीशन x, चलो मैं इसको x लिख देता हूँ, अपॉन दिस l, ठीक है। और कभी कभी किसी बुक में एंगल लिखा होता है, तो आप एंगल के टर्म में याद करिए, केयर स्ट्रेन इज द चेंज इन एंगल, जो ये आगे चला गया दिस इज स्ट्रेन, समझे। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा, किसी किसी बुक में tan थीटा लिखा होता है, समझिए ना आप, हर बुक में अलग अलग तरीके से होता है। थीटा और tan थीटा आपको पता है, व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल सेम होता है, और ये आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल भी होता है। तो दिस इज x अपॉन l, तो आर्क अपॉन रेडियस कर दिया मैंने, तो दिस इज स्ट्रेन। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज shear strain, तो आप उसको सिंपली आप ये बोल देंगे शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ दिस कॉर्नर अपॉन दिस लेंथ l, या आप सीधे उसको थीटा भी बोल सकते हो कि भाई जितना ये इसका थीटा होगा ना, वो उसकी क्या होगा, स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया, डिफॉर्मेशन, shear strain। एंगल रेडियन में होगा, ठीक है। तो shear strain हो गई हमारी, shear stress हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सॉलिड्स में, है ना, हुक्स लॉ। बारी बारी से आएंगे, ठीक है। पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वाले पे आएंगे, फिर हम लोग प्रेशर वाले पे आएंगे, और फिर हम लोग रिजिडिटी वाले पे आएंगे। तो अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो हम लोग देख रहे हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है अलोंग द लेंथ, ठीक है। हुक्स लॉ देखिए क्या होता है भाई, हुक्स लॉ मतलब अगर आपको स्प्रिंग का बिहेवियर पता है ना, तो हुक्स लॉ समझिए बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होता है, जैसे स्प्रिंग फोर्सेस होती हैं। तो हुक्स लॉ क्या होता है कि स्ट्रेस इन ए बॉडी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और वैसे करेक्ट वे को लिखने का ये होगा कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेन तभी आती है कब, जब बॉडी में क्या हो, स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेन इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना चाहिए कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, क्या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना थोड़ा डीपली नहीं पूछेगा एग्जाम में, चल जाएगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, लेकिन बट रीजन ये है कि पहले स्ट्रेस आती है एंड देन क्या आता है, देन आपका स्ट्रेन आता है, ठीक है। और हुक्स लॉ में क्या होता है, जो सॉलिड्स के लिए जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो होता है, दिस रिमेन्स कांस्टेंट, और पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, एंड दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। साइंटिस्ट के नेम है हुक्स लॉ, ये साइंटिस्ट थे यंग्स मॉडुलस, दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो किसी भी सॉलिड के लिए समझे ना आप, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस,
तो ये y इज यंग्स मॉडुलस। अगर मैं आपसे पूछूं यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे कि स्ट्रेन होती है डायमेंशनलेस। मैं आपको बता चुका हूं, जिसको नहीं पता वो देख ले। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दिस इज बेसिकली L एंड दिस इज L, सो दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो जो स्ट्रेस की हमारी यूनिट होगी वही यंग्स मॉडुलस की होगी। और स्ट्रेस पता है आपको, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर एरिया। तो y की जो यूनिट होगी ये कितनी होगी? दिस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 10 पावर 5 10 पावर 6 के ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो देखिए भाई, किसी बॉडी का अगर मुझे यंग्स मॉडुलस निकालना है, अब जो ये मैं बता रहा हूँ इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, समझे? तो अगर मुझे किसी बॉडी का यंग्स मॉडुलस पता करना है, किसी मटेरियल का, बॉडी का नहीं, मैं गलत बोल गया। यंग्स मॉडुलस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी, बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, शेप की, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ शेप आई मीन। ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि उसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं। ठीक है, देखो भाई क्या होता है कि अगर मुझे यंग्स मॉडुलस पता करना है, ठीक है, और आपको समझ आएगा बताता क्या क्या यंग्स मॉडुलस, क्या इन्फॉर्मेशन बेसिकली कन्वे कर रहा है, अब आपको समझ में आएगा। ये कोई रॉड है, लाइट सी रॉड है, इसका मास इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, मासलेस, बिल्कुल बहुत हल्का सा मास है इसका। मैंने इसको फोर्स से पुल कर लिया नीचे, ऐसे ऐसे। जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो आप सबको पता है कि इसमें क्या होगा? लिटिल डिफॉर्मेशन। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट अभी मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा इसमें क्या आ गया? डिफॉर्मेशन। दिस स्मॉल एल रिप्रेजेंट्स डिफॉर्मेशन एंड दिस इज ओरिजिनल लेंथ। लैब में एक्टिविटी होती है यार, पता है आपको? जो भी लैब जा रहे हो बच्चों को पता होगा। तो क्या होता है, एक वायर दे देते हैं हमको, ठीक है, ऐसे वायर मिलता है और यहाँ पे हुक लगा होता है, वहाँ पे हम वेट को हैंग कर सकते हैं। एंड यू हैव स्केल, दिस स्केल, इस पे मीटर्स लिखे होते हैं। आप वेट बढ़ाते रहते हो यहाँ पे और ये वायर खिंचता रहता है। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने एक यहाँ पे वेट हैंग कर दिया, इसको मैं भी F फोर्स बोल रहा हूँ। इसमें एलोंगेशन आ गया स्मॉल एल का, ओरिजिनल लेंथ इज L। ठीक है, मुझे इसका वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है A। मुझे पता है कि अभी मैंने आपको बताया ना कि जितना फोर्स आप अप्लाई करते हो ना, एग्जैक्टली उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए हमेशा बिना सोचे हुए आप F/A कर दो, वेयर F इज अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज जो आपने फोर्स अप्लाई किया है अपॉन दिस एरिया। विच एरिया? दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो से स्ट्रेस। एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेन? जो हमारी स्ट्रेन होगी वो कितनी होगी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और हुक्स लॉ से हमको पता है कि जो y होता है यंग्स मॉडुलस, वो उसका रेशियो होता है किसका? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। दिस इज यंग्स मॉडुलस। तो दिस इज y, स्ट्रेस इज F/A एंड स्ट्रेन इज L/A। ठीक है, तो ये फॉर्मूला गया और यहाँ से आपको पता चलेगा FL/AL। दिस इज यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ऐसे हम लोग किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी पे, एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। इसी तरह के 2-3 फॉर्मूले और हैं, बट ब्रॉडली यही चलेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जैसे यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ से देखिए F कितना आएगा। अगर मुझे F और L में रिलेशन पता करना हो कि कितना फोर्स अप्लाई करने पे कितना इलोंगेशन होगा, तो आप देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ से F इज YA बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल एल। देखिए आप यहाँ से देखिए आप F ही आएगा। F आपका अप्लाइड फोर्स है एंड व्हाट इज L? L इज चेंज इन लेंथ, है ना? L इज चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो देखो यार, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ कुछ स्प्रिंग की तरह कहानी आ रही है। क्यों? स्प्रिंग में यही कहानी होती थी, क्या होता था? F इज kx
जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते थे तो उस पर डिफॉर्मेशन होता था एक्स, ठीक है। और भाई इलास्टिक बिहेवियर स्प्रिंग का बिहेवियर एक जैसा होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसको मैं स्प्रिंग तो मान सकता हूं नहीं, क्योंकि स्प्रिंग का भी बिहेवियर तो यही होता है। स्प्रिंग में जब आप किसी ब्लॉक को हैंग करते हो तो उसमें क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो अगर आप मैं पूछूं कि यार ये एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, एक्चुअल में कर ही रहा है, मैं आपसे पूछूं कि यार इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो आप क्या, तो आपको सोचना चाहिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन। स्प्रिंग में भी यही होता था, F इज kx, समझे। तो बेसिकली दिस वायर बिहेव्स लाइक ए स्प्रिंग एंड वर्क k इज YA बाई L। तो ऐसे याद रखिए आप, तो आपके लिए थोड़ी चीज़ें इजी हो जाएंगी अगर आप इसको स्प्रिंग से रिलेट कर लोगे ना। अगर आप इसको स्प्रिंग से रिलेट कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो F इज kx, ये क्या आ गया हमारा, इट्स लाइक स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा हो गया यंग्स मॉडुलस। अब देखो भाई आपके स्कूल में बता रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये होता है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। देखिए आप, स्टील इज इलास्टिक देन रबर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। लोगों को लगता है ना यार कि रबर को दबाते हैं तो रबर वापस अपने शेप में आ जाती है ना, स्टील दबती नहीं है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि यार रबर ज़्यादा इलास्टिक होती है ना, और स्टील क्या होता है, स्टील कम इलास्टिक होता है, ठीक है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप ये समझो, ये नहीं कि कौन कितना दब गया, जो जितना नहीं दबेगा ना वो उतना इलास्टिक होगा। जिसमें डिफॉर्मेशन कम होगा उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। मतलब जो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा ना, आपने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, सब में डिफॉर्मेशन होता है। जो जितना ज़्यादा रेजिस्ट कर लेगा अपने शेप में चेंज होने का, उस बॉडी की इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर आपके दिमाग में कहीं ये बैठा है कि रबर इज़ मोर इलास्टिक, कि रबर ज़्यादा दब जाता है ना, ज़्यादा स्पॉन्जी होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, दैट्स नॉट ट्रू। क्लियर। तो जो जितना ज़्यादा डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है, ठीक है। कैसे देखेंगे भाई इसको, अब आपको शायद समझ में आ जाए। तो बेसिकली होता क्या है पता है, इलास्टिसिटी को हम चेक करते हैं यंग्स मॉडुलस से। तो जिस बॉडी, देखो यंग्स मॉडुलस है क्या, देखो आप समझो यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो जितनी कम स्ट्रेन होगी, जितना कम स्ट्रेन मींस डिफॉर्मेशन, जितना कम डिफॉर्मेशन होगा वो उतना ही इलास्टिक होगा। मैंने बोला इलास्टिसिटी का यही मीनिंग है एग्जैक्टली, जो जितना अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर लेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। तो अगर मैं इलास्टिक बिहेवियर को यंग्स मॉडुलस से वो करूं तो मुझे पता चलेगा कि स्ट्रेन के कम होने पे इलास्टिक बिहेवियर ज़्यादा होता है और स्ट्रेन के कम होने पे यंग्स मॉडुलस भी ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात ये है कि जो हमारा इलास्टिक बिहेवियर होता है, इलास्टिक बिहेवियर समझिए ना, प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इन अदर वर्ड्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। दोनों बातें सेम हुई, ठीक है। तो जो हमारा इलास्टिक बिहेवियर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। तो जितना ज़्यादा जिसका यंग्स मॉडुलस होगा वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक माना जाएगा, ठीक है। जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो सपोज करो भाई ये क्वेश्चन आता है स्कूल में, ठीक है, कि बताओ भाई कौन ज़्यादा इलास्टिक है ना, रबर या स्टील। तो हम क्या करेंगे, तुम यहाँ पे एक ऐसे वायर को बनाएंगे और बोलेंगे भाई मैंने एक बार ये वायर ले लिया स्टील का, ठीक है, और एक बार मैंने ये वायर ले लिया रबर का। ये स्टील का हो गया, रबर का हो गया। आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया, आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया, आइडेंटिकल लेंथ, ओके, एंड सेम फोर्स। मुझे कुछ नहीं करना है, अभी मैंने प्रूफ कर लिया कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा ज़्यादा इलास्टिक होगा, जिसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो देखो भाई यंग्स मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे y इज F बाई ए अपॉन L बाई एल। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि FL बाई
AL, दिस इज यंग्स मॉडुलस। फिर मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं बोलूंगा कि फॉर सेम फोर्स, फॉर सेम लेंथ ऑफ वायर, फॉर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, स्मॉल एल विच इज चेंज इन लेंथ इज मोर फॉर रबर। ऑब्वियसली बात है, रबर ज़्यादा खींचती है, ठीक है। तो फिर आप लिखेंगे कि FL/AR कॉन्स्टेंट, लिख लेना आप FL/AR कॉन्स्टेंट। तो अगर कॉन्स्टेंट है तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। फिर आप बोलोगे कि L रबर इज ग्रेटर देन L स्टील। रबर ज़्यादा खींचेगी, उसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए होगे फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ कि अगर ये ज़्यादा है इनवर्सली तो YR इज लेस देन YS, याद कर लो, ठीक है। और बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, उनको लगता है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, तो रबर नहीं इलास्टिक है। कौन ज़्यादा इलास्टिक है? स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, देन वी हैव, अब जैसे हमने सॉलिड्स की बात कर ली है ना, कि सॉलिड्स में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने में उसमें एक डिफॉर्मेशन आता है ना। और उसको हम यंग्स मॉडुलस के टर्म में मेज़र करते हैं कि कौन से सब्सटेंस में कम इलास्टिक बिहेव होगा, किस में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एलोंगेशन की बात चल रही थी हमारी। अब अगर मैं किसी बॉडी पे प्रेशर अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा श्रिंक करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, करेगा ज़रूर, लेकिन ठीक है। सॉलिड्स का भी करता है भाई, सॉलिड्स का भी बल्क मॉडुलस होता है, ऐसा नहीं लिक्विड ही दबेगा, गैसेस दबेंगी, सॉलिड भी कॉम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, वो कम होते हैं, वो अलग बात है। बट बल्क मॉडुलस सबके पास होता है, यंग्स मॉडुलस सबके पास होता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस आपका, मेरे पास की रेंज लिखी हुई थी, लेट मी चेक। ये मैं HC वर्मा को कोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस जो है ना, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, आयरन, स्टील, ये सब 10 पावर 11 के ऑर्डर के हैं। शायद मैं आपको पहले कम बोल गया था। दिस ऑर्डर इज 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, मेटल्स का, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं कि किसी बॉडी में प्रेशर अप्लाई करने पे उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया, जब बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होती है। जब मॉलिक्यूल्स अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में एक अंदर फोर्स डेवलप होता है जो उनको अंदर जाने से रोकता है, और एक बाहर की तरफ फोर्स आता है, और वो जो फोर्स पॉइंट एरिया आता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। तो देखो भाई, आप देखो कहानी सब में एक है, समझे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हर उसमें चलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बलून में हवा भर ली, ठीक है। इसको लेके मैं एक लेक, ओशन में चला गया, अंदर 1 किलोमीटर अंदर चला गया, तो पता है क्या होगा, ये बलून जो श्रिंक कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये बलून ऐसे श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और यहां से क्यों श्रिंक करेगा, बिकॉज बाहर से क्या आ रहा है, ये फोर्सेस आ रही हैं ऐसे। मैं शो तो बेसिकली प्रेशर को कर रहा हूं, बट प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि मैं प्रेशर को ये एरो से दिखा रहा हूं, कि मैं क्या शो कर रहा हूं कि दिस इज फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स। और एक बात याद रखना, प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस। भाई मैंने फोर्स अप्लाई किया, ऐसे प्रेशर अप्लाई किया, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्ट्रेस, तो शायद आपको याद हो मैंने बोला था कि स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रेशर। जितना आप प्रेशर अप्लाई करते हो उतनी स्ट्रेस होती है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, बट न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू क्या, प्रेशर। तो आप अंदर ले गए तो जो स्ट्रेस होगी दैट इज इक्वल टू प्रेशर। भाई जब बलून ऊपर था तो उस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा था, अंदर गया तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो जो प्रेशर बढ़ेगा वो, उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा पी। व्हाट इज डेल्टा पी? इंक्रीज इन प्रेशर, समझे। जब हम उसको
वाटर के अंदर ले गए किसी डेप्थ पे, तो प्रेशर बढ़ जाता है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना फ्लूइड का, वाटर का, तो दिस इज स्ट्रेस। पहले भी स्ट्रेस होगी, जो एक्स्ट्रा आ रही वो इतनी होगी, ठीक है। दिस इज डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर बोल लो या बोल दो आप, इतनी स्ट्रेस आ गई उसमें, ठीक है। स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रेशर, नोट कर लेना इस बात को, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड व्हाट इज स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज स्ट्रेन। तो जो हमारा यहाँ पे होता है, जैसे हमारा वहाँ पे तो यंग्स मॉडल होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, वी हैव बल्क मॉडुलस, है ना। और बल्क मॉडुलस को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं बी से, दिस इज बी। और क्या होता है बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, दोनों बातें सेम होती अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो व्हाट इज स्ट्रेस, दिस इज डेल्टा पी। अब यार कांस्टेंट को ना, अब कांस्टेंट को हम लोग नेगेटिव तो लिखते नहीं है, फिर कांस्टेंट जो होता है उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, तो कांस्टेंट को कभी नेगेटिव, बहुत कम कांस्टेंट, मतलब कोई कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होता आपका, समझे। कांस्टेंट सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आप जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो डेल्टा वी कम हो जाएगा यार, दिस वैल्यू इज नेगेटिव एक्चुअली, जो डेल्टा वी बाई वी है वो क्या है, वो नेगेटिव है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो चुका है, ये नहीं वैल्यू नेगेटिव आएगी, कम हो जाएगा वो, तो नेगेटिव होता है दिस वैल्यू, ठीक है। अब कांस्टेंट में पॉजिटिव रखना है, तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं माइनस, इसके माइनस को ऑफसेट करने के लिए, जिससे कि हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव हो जाए। तो दिस इज स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, माइनस लगाएंगे अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो देखिए जैसे यंग्स मॉडल्स था ना, एग्जैक्टली वैसे बल्क मॉडल्स है, समझे। जो काम वहाँ पे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस का था, वो यहाँ पे किसका हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का हो गया। जो काम डेल्टा एल बाई एल का था, यहाँ पे किसका होगा, डेल्टा वी बाई वी। तो दिस इज बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो दो डिफॉर्मेशन हो गए हमारे, इन टर्म्स ऑफ लेंथ हो गया, ठीक है, और किसके टर्म में हो गया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब भाई बताओ, जिस लिक्विड का बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा तो आपको क्या समझ में आएगा, सोचो आप, ये फॉर्मूला लिखा है, तो अगर दो लिक्विड्स हैं और मैं बोलूँ यार एक का बल्क मॉडुलस ज़्यादा एक का कम है, तो आपको क्या फील आएगा, आपको तो क्या समझ में आएगा कि जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा ना, उसके लिए डेल्टा वी बाई वी कम आएगा, और डेल्टा वी बाई कम आएगा, इसका मतलब उसको डिफॉर्म करना मुश्किल होगा, पता है। तो लिक्विड जो डिफॉर्म नहीं होगा उसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा, और जो लिक्विड डिफॉर्म हो जाएगा उसका बल्क मॉडुलस कम होगा। सेम कहानी हमारी यंग्स मॉडुलस में थी, अगर डिफॉर्मेशन कम है तो यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा, और डिफॉर्मेशन ज़्यादा है तो यंग्स मॉडुलस कम होगा। तो जितना था बल्क मॉडुलस, इसका मतलब उसको कॉम्प्रेस करना उतना ही मुश्किल है, समझ गया आप। तो यहीं से एक कांस्टेंट और आ जाता है लिक्विड्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। समझ में बात। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्ट्रेन। स्मॉलर डिफॉर्मेशन, जितना कम डिफॉर्मेशन होगा लिक्विड में, हायर विल बी बल्क मॉडुलस, ठीक है, हायर विल बी बल्क मॉडुलस। तो आपको ये बल्क मॉडुलस से फील आनी चाहिए कि बल्क मॉडुलस ज़्यादा होने का मतलब होता है कि उस बॉडी को डिफॉर्म करना उतना ही मुश्किल है, और यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होने का मतलब होता है कि उस बॉडी को खींचना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की। यार बल्क मॉडुलस की मैंने यूनिट नहीं देखी, तो यूनिट क्या होगी बताओ, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। स्ट्रेन है डेल्टा वी बाई वी, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। तो बेसिकली बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी, एंड व्हाट इज डेल्टा पी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट भी क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेल्टा वी बाई वी हमारा क्या होगा, दिस इज स्ट्रेन,
डायमेंशनलेस हो गया, ठीक है, बल्क मॉडुलस हो गया। देन हमारे पास आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात कर रहे थे। देखो कॉम्प्रेसिबिलिटी भूल ही गए क्या होती। तो क्या बोला मैंने कि बल्क मॉडुलस ज़्यादा है तो उसको कॉम्प्रेस करना उतना ही मुश्किल है। तो ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्ट होता है ये भी लिक्विड्स के लिए, सबके लिए होता है बेसिकली, एंड दिस इज 1/b। ठीक है, ये जो बल्क मॉडुलस का इन्वर्स होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो अभी बोला ना कि जितना कम बल्क मॉडुलस होगा, मतलब जितना ज़्यादा बल्क मॉडुलस होगा उसको कॉम्प्रेस करना उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ज़्यादा होने का मतलब उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी कम होगी, और बल्क मॉडुलस कम होने का मतलब वो ज़्यादा डिफॉर्म होगा तो उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। और कैसे क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं। फिर आते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखो क्या है कि ये मेरे पास एक क्यूब रखा हुआ है, मैंने इस पर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया F। तो फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये हल्का सा क्या होगा, ये लेयर आगे चली जाएगी यहाँ पे, ऐसे ऐसे हो जाएगी, और ये लेयर हमारी ऐसे हो जाएगी। स्ट्रेन मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रेन होता है, दिस एंगल इज स्ट्रेन। इतना आगे चला गया, समझे, दिस इज स्ट्रेन। और अगर ये x इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ये वैल्यू x है एंड दिस वैल्यू इज L, फिर स्ट्रेन इज x/L। दिस इज स्ट्रेन, ये स्ट्रेन की वैल्यू आ गई x/L। व्हाट अबाउट स्ट्रेस? अब आपको स्ट्रेस की पूरी फील आनी चाहिए। जब मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो लेयर आगे जाएगी, तो नीचे की लेयर पीछे की लेयर को वापस खींच लेगी, और जो वो पूरी लेयर पे फोर्स आता है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। एंड न्यूमेरिकली जो फोर्स आएगा वो आपके फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि वो फाइनली वो लेयर रुक गई आके आके। तो इस लेयर पे अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो जो नीचे की लेयर होगी इस पर टेंजेंशियली F फोर्स पीछे अप्लाई करेगी, वो हमारी स्ट्रेस हो गई। ठीक है, तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज F/A। जो आपका फोर्स लगेगा ना ऐसे पूरे सरफेस पे, ऐसे या पे एक पॉइंट पे लगा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लेयर में फोर्स आएगा वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अंदर की तरफ। दिस इज स्ट्रेस। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट स्ट्रेन? स्ट्रेन को हम लिख देंगे थीटा, tan थीटा भी लिख सकते हो, और x/L भी लिख सकते हो। सारी बातें सेम है, हर बुक में अलग तरीके से दिया होता है। ठीक है, अब तो आपको पता है जितने मॉडुलस होते हैं सारे के सारे किस पे डिपेंडेंट हैं, सारे एक तरह के फॉर्मूले होते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम डिनोट करते हैं, किसी बुक में G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G, कहीं भी कभी इसको ईटा, दिस इज कॉल्ड ईटा। शायद आप पहली बार देख रहे होगे, N की थोड़ी सी टांग खींच दी ऐसे, तो दैट इज ईटा। एंड दिस इज shear stress upon shear strain. This is shear stress upon shear strain. ठीक है, तो व्हाट इज shear stress? जो आपका अप्लाइड फोर्स है अपॉन ये पूरा एरिया F/A। ठीक है, तो दिस इज shear stress अपॉन स्ट्रेन। थीटा लिख देते हैं, या x/L लिख दो, थीटा लिख दिया, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, आप x/L लिख लेना। ठीक है, तो ईटा इज इक्वल टू F/A थीटा। फिर पूछो उसकी यूनिट क्या बनेगी, तो भाई क्या यूनिट बनेगी? थीटा एंगल है रेडियन में, डायमेंशनलेस होता है क्योंकि x/L लेता है, दिस इज लेंथ, डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। व्हाट अबाउट F/A? ये वही हो गया हमारा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
मैं आपसे पूछूँ कि भाई तुमको ईटा से क्या समझते हो, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस जितने ज़्यादा होते हैं, है ना, उनमें डिफॉर्मेशन आना उतना ही मुश्किल होता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उस बॉडी की लेयर्स को मूव कराना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे ये बुक हो गई, ठीक है। अब इसको आप नीचे फिक्स ऐसे फोर्स अप्लाई कर देखिए, ये देखिए लेयर्स आगे शिफ्ट हो गई, है ना। अभी मैं ये आयरन का बॉक्स होता, फिर मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करता तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता ना। तो क्या हुआ, इस बुक की रिजिडिटी कम है और आयरन ज़्यादा रिजिड है, समझे। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जितना ज़्यादा होगा, लेयर्स को मूव कराना उतना ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो नॉर्मली नॉट यूनिवर्सली, जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है उसका बल्क मॉडुलस भी ज़्यादा होता है और उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी ज़्यादा होता है। मेटल्स का नॉर्मली ना, मेटल्स का हाई होता है, यंग्स मॉडुलस भी ज़्यादा होता है, बल्क मॉडुलस भी ज़्यादा होता है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सब मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, समझ रहे हो। सबका रीजन मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो जहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्सेज हाई होंगी वो हर तरह के डिफॉर्मेशन को ज़्यादा रेजिस्ट कर पाएंगी। ठीक है, इनमें रिलेशन भी होता है। तो चैप्टर की भाई हाफ थ्योरी तो फिनिश हो चुकी, समझे आप। अब इन्हीं पे थोड़ी थोड़ी कहानी और बनेगी, समझे। तो डिफॉर्मेशन का ये पार्ट हमारा कवर हो गया। अब एनर्जी का पार्ट बचा है और कुछ छोटे मोटे 2-4 पॉइंट्स और हैं, मतलब मैं 1 घंटे का लेक्चर और दे दूंगा आपको इस चैप्टर में, तो थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। एकेडमिक लेवल के न्यूमेरिकल तो आसान से हैं, भी आपके स्कूल के एग्जाम्स वैसे ही आ रहे हैं, तो थोड़ा फोकस करिए आप, ठीक है। कंपटीशन तो आपको पता ही, कुछ भी घुमाते रहते हैं, तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे का लेक्चर और आएगा, ठीक है, 1 घंटे का 1.5 घंटे का, और ये पूरा चैप्टर फिनिश। ठीक है, ये रोटेशन की तरह नहीं है, ग्रेविटेशन की तरह नहीं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। फ्लूइड भी ऐसे ही है, फ्लूइड में भी 3-4 टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी सब ऐसे ही हैं। 1-2 घंटे के लेक्चर्स बनेंगे, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए आप वीडियो वॉच करिए, नई बाकी मैं आपको भेजता हूँ।